अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ एम डिकेट सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, फीलिंग्स इन टीथ शुड बी मेड फ्रॉम अ मटेरियल विच। हमसे कह रहे हैं कि अगर आप टीथ दांतों इसके अंदर आप फीलिंग्स कर रहे हैं, मीन के अंदर एक दरार है, कुछ भी है, आप इसके अंदर कुछ भी फिल कर रहे हैं, इसको मुकम्मल सही कर रहे हैं। सो ये जो आप फिल करने वाली मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो मटेरियल आप इसके अंदर डाल रहे हैं, वो किस चीज से बना होना चाहिए। डज नॉट, जिस चीज से ये बना है, मेड फ्रॉम द मटेरियल, जिस चीज से बना है, इसके अंदर इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1, डज नॉट एक्सपेंड व्हेन हीटेड। अगर आप इसको हीट कर दे तो इसको एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। नंबर 2, एक्सपेंड्स by the same amount is the teeth या tooth when heated। जिस अमाउंट से टूथ या टीथ एक्सपेंड करे उसी अमाउंट से इस मटेरियल को भी एक्सपेंड होना चाहिए। नंबर 3, एक्सपेंड लेस देन द टीथ या टूथ when heated। अगर आप इसको हीट करें तो जिस अमाउंट से टीथ एक्सपेंड हो रहे उसी अमाउंट से इसको एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। 3, एक्सपेंड मोर देन द टीथ when heated। अगर आप इसको हीट कर दे तो जिस रेट से टीथ एक्सपेंड हो रहा है उसी रेट से इसको एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। अब ऑप्शन 1 डज नॉट एक्सपेंड, ये तो गलत है। क्यों? अगर आप दांतों कुछ भी ठंडा या आप गर्म खा लें तो हीट्स आर एक्सपेंडेड। व्हेन हीट्स आर एक्सपेंडेड एंड द मटेरियल डज नॉट एक्सपेंड, अगर ये एक्सपेंड नहीं हो गया हीट करने से, तो फिर दांत के अंदर दरार कुछ भी पैदा हो सकता है। ये फीलिंग्स फालतू है। 3, एक्सपेंड लेस देन द टीथ। अगर ये टीथ से कम एक्सपेंड हो गई या ज्यादा तो चांसेस है कि इसके अंदर दरार जब पैदा हो जाए और इसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस जो भी है वो आकर इसके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू, तो फिर ये खराब। इसलिए सही ऑप्शन है एक्सपेंड बाय द सेम अमाउंट एज द टीथ व्हेन हीटेड। क्यों? अगर ये हीट के साथ इसी अमाउंट से एक्सपेंड हो जाए जिस अमाउंट से हीट एक्सपेंड हो रहा है, तो फिर कुछ भी दरार कुछ भी नहीं है। तो सही ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, when a radioactive nucleus emits gamma radiation, when radioactive nucleus emits gamma radiation, then the mass of atom is। हमसे कह रहे हैं अगर आपके पास एक न्यूक्लियस सपोज X है जिसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, हमसे कह रहे हैं अगर इस न्यूक्लियस से एक गामा रे इमिट हो गई तो फिर जो बचा हुआ न्यूक्लियस है, सपोज वो न्यूक्लियस Y, उसका मास नंबर, या चलिए मास नंबर बोलते हैं, देन द मास नंबर ऑफ एटम इसके अंदर क्या होना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम। चलिए इसको समझते हैं। व्हाट इज गामा रे? व्हेनेवर, याद रखना, व्हेनेवर एन एटम एलिमेंट emits alpha or beta ray, whenever a nucleus emits alpha or beta ray, then these nucleuses are called radioactive nucleus। अगर किसी न्यूक्लियस से गामा रे, बीटा रे, अल्फा रे ये इमिट हो गई तो हम ऐसे न्यूक्लियस को रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बोलते हैं। क्यों इमिट करें? क्योंकि ये एक प्रेशर प्रोसेस से अनस्टेबल होता है, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन रेशियो वो डिस्टर्ब होता है। इसको बराबर करने के लिए जो भी न्यूक्लियस है रेडियोएक्टिव वो अल्फा बीटा या गामा रे इमिट करे। अब सुन ले, अगर किसी एलिमेंट से अल्फा या बीटा रे इमिट हो गई तो फौरन इसके बाद गामा रे भी इमिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा रे इमिट करने से न्यूक्लियस एक्साइट्स। न्यूक्लियस जिस तरह हम केमिस्ट्री में एटम एक्साइट बोल रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल तक जंप करे तो इसको बोलते हैं एटम इज एक्साइटेड। इसी तरह अल्फा या बीटा रे इमिट करने से न्यूक्लियस एक्साइट न्यूक्लियस मींस देन इट इज मोर एनर्जी and each element want to be stable, not with more energy, so the nucleus wants to emit energy। what energy? अब इस एक्साइटेड न्यूक्लियस से एनर्जी इमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ गामा रे। किस फॉर्म में? याद रखना, गामा रे इज ओनली एनर्जी फोटॉन्स ऑलवेज इमिटेड फ्रॉम अ न्यूक्लियस व्हेन अल्फा या बीटा इज इमिटेड, सो गामा रे इज एनर्जी। अब by the emission of gamma ray, then there is no effect on the nucleus mass number.
जो मास नंबर है वही, हाँ अगर अल्फा बीटा एमिट होगी तो अल्फा और बीटा से मास नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन गामा से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको एक्साइटेड न्यूक्लियस को इसके ऊपर ऐसा स्टार देते हैं कि ये न्यूक्लियस क्या है, एक्साइटेड है। जब इस न्यूक्लियस से रे इमिट होगी गामा तो फिर यही न्यूक्लियस एक्स ही रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये स्टार इससे हट जाएगा। क्यों? क्योंकि गामा रेज एनर्जी मास विल नॉट बी अफेक्टेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज remains same. By the emission of gamma ray, the atomic mass of the nucleus, mass number of the nucleus remains same. This is our question number 18. ये रहे next दो questions. Question number 19 and 20. Question number 19. In the SI system international of units, the centripetal force is measured in. सबसे पहले what is centripetal force? A force that compels a body to revolve in a circle. वो फोर्स जो किसी बॉडी को सेंटर में घुमाने पर मजबूर कर रही है, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। हमसे कह रहे हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल में इस फोर्स को मेजर करने के लिए आप कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं। सो मेरे भाई देखते हैं यूनिट्स की तरफ। द फर्स्ट यूनिट इज जूल। आप जानते जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। Joule is a unit of energy. Therefore, Joule cannot be used to measure force. First, leave B. B को छोड़ पहले. Tension. T tension is actually a force. Tension खुद एक force है. तो force को measure करने के लिए unit की जरूरत है. Force की जरूरत तो नहीं है, इसलिए tension भी हो सकता. D option. Watt. W is watt. और सब जानते हैं watt is unit for power. So it is not unit of force. Therefore the correct option is Newton. और याद रखना न्यूटन हर वो अगर आपने किसी भी क्वांटिटी के साथ फोर्स का लफ्ज देखा, मतलब टेंशन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ फोर्स, तो हर फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 20. A charged particle moves in a uniform electric field. आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है। सपोज वो पार्टिकल QA प्लस इसके ऊपर चार्ज है। Moves in a uniform electric field. ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। To calculate the force acting, इस चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए on the particle, which quantity is not required. इनमें से किस क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, चलो समझते हैं पहले। लेट्स सपोज आपके पास ये एक चार्ज्ड पॉजिटिव प्लेट है और नीचे एक नेगेटिव प्लेट। सो दिस मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमसे कह रहे हैं अगर हम इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल इंटर कर दे, सपोज ये चार्ज पार्टिकल प्लस की वे, हम इसको परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर स्पीड v के साथ इसको इंटर कर रहे हैं। हम इसको स्पीड v के साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को इंटर कर रहे हैं। अब द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, बिकॉज ये भी पॉजिटिव ये भी प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव तो फील्ड है। व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड द फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इन क्वांटिटीज में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कि कितना फोर्स है, हाउ मच द फोर्स इज, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसकी जरूरत नहीं होती। चलो समझते हैं पहले चार्ज। पार्टिकल्स चार्ज, याद रखना इसके अंदर तो चार्ज क्यों है, आखिर चार्ज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, चार्ज कम तो फोर्स कम, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, बी को पहले छोड़ो क्योंकि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लेट सेपरेशन, इन प्लेट के दरमियान जो सेपरेशन है, लेट सपोज इस सेपरेशन को मैं डेल्टा आर ही मान लो और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान लो, तो हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसका फार्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर माइनस ई डेल्टा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अगर हम डेल्टा आर को नीचे शिफ्ट करें तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू ई, इधर माइनस लगाते हैं विच शोज ओनली डायरेक्शन। सो ई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। अब समझते हैं
अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी को कांस्टेंट रखें तो डेल्टा आर ज्यादा करने से ई कम एंड डेल्टा आर कम करने से ई। अगर हम सेपरेशन को चेंज ले, अगर हम सेपरेशन को ज्यादा या कम करें तो क्या ई पर असर नहीं पड़ेगा? व्हेन ई इज अफेक्टेड सो फोर्स इज आल्सो अफेक्टेड। यानी आपको फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सेपरेशन को चेंज करना नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर आपने सेपरेशन चेंज की तो ई विल बी चेंज एंड फोर्स आल्सो बी चेंज। या अगर आपको ई कैलकुलेट करना है तो आपको इनका पता होना लाजमी है, इसलिए फिर आप ई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टू कैलकुलेट द फोर्स वी मस्ट नो सेपरेशन। थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर ई को कैलकुलेट करना है तो आपको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर माइनस ये दोनों आना चाहिए। क्यों? द रेशियो बिटवीन डेल्टा वी टू डेल्टा आर इज कॉल्ड। सो ई को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा वी और डेल्टा आर की जरूरत है, इसलिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस एंड सेपरेशन दोनों आना चाहिए, तब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम ई को कैलकुलेट करें तो हम फोर्स को आल्सो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इनमें से कहां जहां पर भी किधर भी आपको v नजर नहीं आएगा कि स्पीड ऑफ पार्टिकल रिक्वायर्ड है टू कैलकुलेट द फोर्स, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इसलिए फार्मूले में कहा किधर भी जहां पर भी आप देख लें स्पीड का कोई फार्मूला कोई भी सिंबल कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें स्पीड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 20। ये रहे दो नेक्स्ट क्वेश्चंस 21 एंड 22। 21, एयर इज पम्प्ड इनटू अ टायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी बाइसिकल, साइकिल, मोटरबाइक टायर है, इसके अंदर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पर एयर इंटर की, पंप की। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 1, मोर मॉलिक्यूल स्ट्राइक द वॉल पर सेकेंड। यानी पहले जितनी हवा थी, जितने पार्टिकल्स टायर के वॉल्स पर स्ट्राइक कर रहे थे, अब उससे ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं। 2, द मॉलिक्यूल्स आर लार्जर। मॉलिक्यूल्स लार्ज इंक्रीज इन साइज हो गए, लार्ज। 3, द मॉलिक्यूल्स आर फर्दर अपार्ट। मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर चले गए, इनके दरमियान फासला ज्यादा। डी, ईच मॉलिक्यूल कम क्लोज टू अदर। हर मॉलिक्यूल दूसरे के पास क्लोज आया, नजदीक आया। तो देखते हैं, मॉलिक्यूल्स आर लार्जर, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मॉलिक्यूल के साइज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर टेम्परेचर भी चेंज, तब भी मॉलिक्यूल की साइज के ऊपर इतना असर तो नहीं पड़ेगा, इसलिए ये तो गलत है। द मॉलिक्यूल्स आर फर्दर अपार्ट। आप ज्यादा एयर पंप कर रहे हैं, आप इसके अंदर एयर ज्यादा पंप कर रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि अपार्ट, एक दूसरे से बहुत दूर चले गए, गलत है, ये तो नजदीक आ गए। सो ऑप्शन ए एंड डी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए एंड डी। लेकिन हम प्रायोरिटी ऑप्शन ए को देते थे। क्यों? मोर मॉलिक्यूल स्ट्राइक द वॉल पर सेकेंड, यानी पहले जितने मॉलिक्यूल्स टायर के वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे, अब इससे ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं। सही है, इधर टेम्परेचर कांस्टेंट है और साइज की बात उन्होंने की, इसलिए ईच मॉलिक्यूल कम क्लोज टू अदर, तो सही है, एक दूसरे के नजदीक आ गए। लेकिन ये पता नहीं है कि ये टायर कितना है, हवा कितनी भर दी आपने इसके अंदर, इसलिए अगर हवा की मिकदार पता नहीं है, हमें टायर पता नहीं है कि बड़ा है छोटा है, तो हम ये नहीं कह सकते हाँ क्लोज तो आ गए। लेकिन ये ऑप्शन, अगर टायर बड़ा है छोटा है जो भी हो, तो एयर मॉलिक्यूल ज्यादा, एक सेकेंड में ये मॉलिक्यूल्स टायर के ऊपर ज्यादा स्ट्राइक करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अगर ये ऑप्शन ना होता तो ये ऑप्शन सही है, ईच मॉलिक्यूल कम क्लोज टू अदर। लेकिन अब ये ऑप्शन मौजूद है, तो द करेक्ट वन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आर कवर्ड बाय अ वेव इन वन पीरियड। यानी एक टाइम पीरियड में, सपोज टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज 1 सेकेंड, लेट सपोज हम बोलते हैं 1 टाइम पीरियड में एक वेव ने जितनी डिस्टेंस कवर की, फासला कवर की, इनमें से वो फासला क्या होना चाहिए समझते हैं? फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ वेव्स। फ्रीक्वेंसी मींस ये तो नंबर है, नंबर और डिस्टेंस में तो बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए फ्रीक्वेंसी इज इनकरेक्ट, गलत। टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड में डिस्टेंस कवर करे और नीचे ऑप्शन दिया टाइम पीरियड, ये भी नहीं हो सकता। वेव नंबर को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में, तो ये भी गलत है। तो क्या रह गया? वेवलेंथ समझते हैं। लेट सपोज यहां पर एक वेव ने स्टार्ट ली, तो ये वेव है।
अब वेव ने जैसा, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जैसा वेव ने एक साइकिल मुकम्मल की, इसको बोलते हैं वन साइकिल, दिस इज वन साइकिल, जैसे वेव ने एक साइकिल मुकम्मल की तो ये डिस्टेंस कवर की, दिस इज द डिस्टेंस। ये तो सवाल बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन पीरियड, यानी एक साइकिल को मुकम्मल करने के लिए जितने टाइम जरूरत है वो तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक टाइम पीरियड में वेव ने इतनी डिस्टेंस कवर की। अब देख ले यार, क्या ये इसका वेवलेंथ नहीं है? ऑफ कोर्स ये वेवलेंथ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज wavelength. Wavelength is different definitions here, different definitions. One definition is the distance covered by a wave in 1 second, or the distance between two consecutive crusts or drop, or the distance between two waves, or the distance between two compressions or refractions. Different definitions है। इधर ये definition fit हो रहा है कि the distance covered by a wave in 1 second is known as its wavelength. So the correct option is option number C. ये रहे दो नेक्स्ट क्वेश्चंस 23 and 24. रेडियो आइसोटोप्स कैन बी फॉर्म्ड बाय बम्बार्डमेंट विद, आपके पास एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज ये एक एलिमेंट है X और ये एक नॉर्मल एलिमेंट है। आपने इस एलिमेंट को रेडियोएक्टिव बनाना है, यानी इससे रेज निकलने वाले आइसोटोप बनाना है आपने। तो हमसे कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर इन पार्टिकल में से क्या बम्बार्ड करें, क्या फायर करें कि ये न्यूक्लियस रेडियो आइसोटोप बन जाए। याद रखना, किसी भी न्यूक्लियस को अगर आपने रेडियो आइसोटोप बनाना है तो आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो न्यूट्रॉन या तो अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल। इसीलिए क्योंकि ये फोटॉन्स है, फोटॉन से एनर्जी नहीं हो सकता, पार्टिकल है ही नहीं। हाँ, अगर पार्टिकल है तो मसले से फिर फोटॉन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स ये होते न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकते, क्यों? न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए कोई जगह नहीं है। जब भी बीटा डीके होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये अंदर नहीं जा सकता। पोजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है, इसके लिए कोई फोर्स नहीं वहां पर। तो रे गया न्यूट्रॉन, बिकॉज न्यूट्रॉन हैज द एबिलिटी टू स्टोर इन द न्यूक्लियस, सो टू मेक इट अनस्टेबल यू मस्ट फायर न्यूट्रॉन ऑन द स्टेबल न्यूक्लियस। After entrance, this element becomes unstable. क्या बनेगा ये? Unstable, and unstable nucleus is called radioisotope. So the correct option is neutron. Question number 24. A stone is dropped from a building top 80 meter in height from the ground. आपके पास एक बिल्डिंग है, let's suppose this is a building. ये बिल्डिंग जमीन से 80 मीटर हाइट पर है। यहां पर एक स्टोन रखी हुई है, एक स्टोन है। इस स्टोन को हमने यहां से ड्रॉप की, तो हमसे कह रहे बताए ये यहां तक आने में, ग्राउंड तक आने में जितना वक्त लगेगा, इसको फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड। इस वक्त को आप कैलकुलेट करें कि जितने वक्त में ये यहां से यहां तक चली जाएगी, यानी जमीन के ऊपर आएगी। तो चले इसको कैलकुलेट करते हैं। When the stone is dropped, so here initial velocity is 0 meter per second, and then stone moves under the action of gravitational acceleration, which is 9.8 meter per second square, round up 10 meter per second square. So हमारे पास इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, in terms of height, in terms of vertical motion, h is equal to vit plus 1 by 2 gt square. अब यहाँ पर चूंकि vi 0 है तो यह सारा टर्म approaches to 0. So h is equal to 1 by 2 gt square. हमें क्या चाहिए? हमें तो t चाहिए, तो 2 यहां पर डिवाइड, यहां पर मल्टीप्लाई, g is मल्टीप्लाई, यहां नीचे आकर डिवाइड is equal to t square. So इसके ऊपर स्क्वायर आप रूट लें। Now put the values. t is equal to 2 into h is 80, height is 80, and ये height है, and g is 10 लिया हमने। So ये रूट है, ये 0 cancel, to 8s are 16 root, and 16 root comes out to be 4 seconds. So the time required to reach the ground is 4 seconds from 80 meter high tower when stone is at rest. अगर इसको धकेल दें, हम इसको तोड़ करें तो शायद ये टाइम कम लगेगा, क्योंकि फिर आपने वेलोसिटी दी, लेकिन इधर वेलोसिटी 0 है, तो the time required is 4 seconds to reach the ground. ये क्वेश्चन नंबर 23 and 24. ये रहे नेक्स्ट दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन 25, 26। मैग्नेटिक फ्लक्स
आर या इज जीरो व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज। हमसे कह रहे हैं व्हाट आर मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपके पास एक एरिया है, लेट्स सपोज ये एरिया है, अब इस एरिया से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रहे उस नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स पाई बी बोलते हैं। फाई फ्लक्स को बोलते हैं, बी मींस मैग्नेटिक। इसका फार्मूला है बी ए कॉस ऑफ थीटा, बी ए कॉस ऑफ थीटा वेयर एंगल इज बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। हमसे कह रहे हैं कि ये फ्लक्स कब जीरो होंगे? जब बी एंड ए के दरमियान एंगल कितना होगा? 0, 90, 80 एंड 30। सब जानते हैं कि अगर हम यहां पर cos 90 पुट करें, देखिए यार, अगर आपको फ्लक्स चाहिए तो आपके पास बी एंड ए का होना लाजमी, ये तो कंफर्म है। तो यहां पर फ्लक्स की बात हो रही है, इसलिए बी ए जीरो नहीं है। क्यों? अगर ये फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इट मींस यहां पर बी एंड ए का होना लाजमी है। अब बी ए तो जीरो नहीं हो सकता, तो अगर बी ए जीरो नहीं है तो इस टर्म को जीरो होना चाहिए। और इस टर्म को कब जीरो होना चाहिए? जब एंगल कितना है? 90। क्यों? cos 90 अप्रोचेस टू। तो अगर ये जीरो तो सारा का सारा फ्लक्स क्या बनेगा? जीरो। सो मैग्नेटिक फ्लक्स आर जीरो व्हेन द एंगल इज 90 बिकॉज cos 90 इज, सब जानते हैं, अगर ये एरिया है और ये एरिया का नॉर्मल है वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सो द एंगल इज 90 डिग्री। देख ले, क्या इस एरिया से कोई भी लाइन पास कर रहा है? इस तरह ये एरिया है, ये लाइंस है, तो कोई भी लाइन इसे पास नहीं कर सकता, इसलिए नंबर ऑफ लाइन जीरो, तो फ्लक्स क्या है? जीरो। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, अ मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, सॉरी ये मेरे ख्याल से होना चाहिए फील्ड। A magnetic field is produced, force नहीं, a magnetic field is produced by। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो फील्ड, कौन सा फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बी को प्रोड्यूस कर सकता है? ऑप्शन 1 मूविंग चार्जेस, बी स्टेशनरी चार्जेस, सी बोथ मूविंग एंड स्टेशनरी चार्जेस, डी इज ओनली आइंस। याद रखना, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस, नॉट स्टेशनरी। A stationary charge can produce electric field. A moving charge can produce magnetic field. इसलिए हम बोलते हैं कि magnetic field is produced by moving charges, not stationary, not only ions, not moving and both stationary. The correct option is moving charges. एक और ऑप्शन, एक और बात याद रखिए, अगर कोई चार्ज रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। अगर वही चार्ज मोशन में आ जाए तो हमारे मुताबिक इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन याद रखना इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए। A moving charge can produce both electric and magnetic field. Therefore यहां पर तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो हम बोलते हैं मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, नॉट स्टेशनरी चार्जेस। ये क्वेश्चन नंबर 26। ये रहे नेक्स्ट दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। 27, an electric motor is used to operate an elevator। एक मोटर है जो किसी एलिवेटर लिफ्ट को ऑपरेट कर रहा है। The motor does 1,40,000 joule of work in 70 seconds। यानी आपको उन्होंने वर्क दिया है और टाइम दिया है, यानी 70 सेकंड्स में, 70 सेकंड्स में ये मोटर 1,40,000 जूल वर्क कर रहा है। बताए इसका पावर क्या है? व्हाट इज पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर? सब जानते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितने मिले आपको? वर्क इज 1,40,000 डिवाइड टाइम कितने मिला है आपको? 70 सेकेंड्स। सो 0 से 1 0 कैंसल, 7 1 7 2 आर 14। सो 2 यहां पर 3 zeros वाट। सब जानते हैं यूनिट ऑफ पावर इज वाट। सो यहां पर 3 zeros को क्या हम किलो के फॉर्म में लिख सकते हैं? सो 2 किलोवाट, विच मींस बिकॉज किलो इज 10 पावर प्लस 3, तो ये प्लस 3 है। सो 2 किलोवाट इज पावर ऑफ द मोटर, विच इज द करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। याद रखना, अगर आपके पास ये एक बैटरी सोर्स है, इसके ये 2 टर्मिनल्स है, आपने इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्ट किया किसी स्विच के जरिए। व्हेन आप स्विच को क्लोज करें, व्हेन यू क्लोज द स्विच, तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। क्या? सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब इस करंट को फ्लो करने के लिए यहां पर भी फ्लो करना चाहिए,
क्यों? क्योंकि अगर यहां पर फ्लो ना करे तो फिर पाथ ओपन है, देन देयर इज नो करंट। हमसे कह रहे कि इस सोर्स में जब करंट मूव कर रहा है तो करंट को एक रेजिस्टेंस का सामना है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। Each source has some resistance which is called internal resistance. One is external जिसको हम कैपिटल R मान लेते हैं, one is internal जिसको हम स्मॉल r सपोज मान लेते हैं। हमसे कह रहे हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस इनमें से किस पर डिपेंड कर रहा है। सो आते पहले ऑप्शन को छोड़ते, दूसरा तीसरा एंड चौथा। नंबर 1 मूविंग चार्जेस। याद रखना अगर इसके अंदर चार्ज मूव ना करे, चार्ज यानी आइंस है तो सबसे मूविंग आइंस मूविंग चार्जेस, अगर यहां पर चार्जेस मूव ना करे तो देयर इज नो करंट, एंड व्हेन देयर इज नो करंट देन द पाथ इज नॉट कंप्लीटेड, सो करंट कैन नॉट फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट। सो ये दो ऑप्शंस नहीं हो सकते। थर्ड स्टैटिक चार्जेस। यहां पर स्टैटिक चार्ज है ही नहीं क्योंकि चार्ज को मूव करना पड़ेगा। अगर चार्ज मूव नहीं की तो चार्ज रेस्ट में, तो देयर इज नो करंट, इसलिए ये भी। तो ऑप्शन इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मींस जिस बैटरी के अंदर, सोर्स के अंदर आपने जो मटेरियल डाल दिए जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट इज द फैक्टर व्हिच कैन अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए हम जब बाजार से बैटरियां लेते हैं तो एक ही वाट के होते हैं, एक ही वोल्टेज के होते हैं, फिर भी किसी की कीमत ज्यादा किसी की कम है, वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की बुनियाद पर जिसकी कीमत ज्यादा है, इट मींस इसके अंदर रेजिस्टेंस कम है, इसकी कीमत कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 28। ये रहे नेक्स्ट दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 30। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड टू आवर्स हैंड ऑफ वॉच इज। हमसे कह रहे हैं कि आपके पास ये एक क्लॉक है, ये 12, 3, 6, 9, इसके अंदर हमें उन्होंने दो हैंड्स मींस आपसे बोल रहे हैं नीडल, जो क्लॉक का रीडर होता है इसको हम बोलते हैं हैंड। कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड। सपोज ये मिनट हैंड है और ये स्मॉल वन, लेट सपोज ये है, दिस इज मिनट हैंड, दिस इज आवर्स हैंड। इनका जो एंगुलर स्पीड है उसका रेशियो बताया। रेशियो यानी हमसे कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ मिनट हैंड टू आवर्स, ये एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड टू एंगुलर स्पीड ऑफ आवर्स हैंड का रेशियो कितना है, रेशियो बताया। सबसे पहले आपने मिनट एंड आवर हैंड्स का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। सो निकालते हैं पहले क्या निकालते हैं, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड। एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। सब जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर वेलोसिटी। अब किसके निकाल रहे हैं आप, मिनट हैंड के। सो जब मिनट हैंड वन कंप्लीट रोटेशन, यानी यहां से ये स्टार्ट आकर फिर वहीं पर, तो इट हैज कंप्लीटेड वन रोटेशन, इट इज कंप्लीटेड। सो अगर ये वन रोटेशन कंप्लीट करे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज 2 पाई। और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर कर रही है, ये मिनट हैंड है। मिसाल हम बोलते हैं यहां से या ये इधर आ गई, तो यहां से यहां तक आने में उसने मुकम्मल कितना टाइम ली, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स। So 2 pi upon 60 is the angular velocity of minute hand. अब निकालते hours hand की। So angular speed of hours hand is again pi upon t, theta upon t. जब ये minute hand 3 से आकर दोबारा 3, यानी 3 से ये चले जाए और आकर दोबारा 3, तो it is complete one rotation. Hours hand completed one rotation. So one rotation complete करने के लिए आपको 2 pi थीटा कवर करनी है। टाइम कितने ली उसने, टाइम यहां से लेकर यहां तक, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 12, 13, 14, 15 यहां तक, तो ये तो आवर्स है। मिसाल ये यहां 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 1 hour
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आवर्स, यानी इसने 12 आवर्स, कितने 12 आवर्स। और आप जानते हैं कि 12 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, क्योंकि यहां पर तो मिनट्स हैं, ये तो मिनट है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसके साथ 60 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसने 12 घंटे, अब इस घंटे में कितने मिनट्स है 60, तो ये मिनट्स ये मिनट्स, तो आपको अभी आंसर मिलने वाले हैं। ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड को क्या करें, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर से डिवाइड करें। सो एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना है, 2 पाई अपॉन 60, 2 पाई अपॉन डिवाइड बाई, ये क्या है 2 पाई डिवाइड बाई 12 into 60. This is a ratio between m upon r. अब निकालते हैं, अगर हम 2 पाई अपॉन 60 को वैसा ही लिख लें और इसको ऊपर ले आकर तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 12 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये बनेगा, क्योंकि आपने डिवाइड को मिनट में कन्वर्ट की, तो नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बाई नॉमिनेटर। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसल, 60 से 60 कैंसल, तो क्या रह गया हमारे पास, सो ये है 12 1000, 12 नीचे रह गया 1, ये आपको मिलेगा 12:1। यस, 12:1 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एंगुलर स्पीड, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड टू आवर्स हैंड इज 12:1। क्वेश्चन नंबर 30, Which of the following pairs have the same direction always? इनमें से कौन से ऐसे पेयर्स है जो हमेशा सेम डायरेक्शन में हो रहे, यानी इनके डायरेक्शन कभी भी चेंज नेवर चेंज। सो फर्स्ट ऑप्शन इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये तो गलत है, क्यों, बस वक्त हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक तरफ लगा रहे हैं लेकिन बॉडी तो दूसरी तरफ जा रही है। फॉर एग्जांपल ये कार है, ये कार आगे जा रहा है और आप फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन while you are applying the force in reverse direction, therefore ये नहीं हो सकता। फोर्स एंड वेलोसिटी, अब ये कार आगे तो जा रही है वेलोसिटी v से, आप फोर्स कितने लगा रहे हैं पीछे की तरफ, ये भी तो नहीं हो सकता। अब अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं है, फिर आपको पता है कि मोमेंटम डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, तो फिर ये तो भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि फोर्स एंड वेलोसिटी तो नहीं हो सकता, क्यों, वेलोसिटी आगे फोर्स पीछे, अगर वेलोसिटी आगे तो मोमेंटम भी क्या है आगे, क्योंकि आप जानते हैं मोमेंटम एंड वेलोसिटीज आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर ये भी नहीं हो सकता। हाँ, ये सी ऑप्शन, इसको सी ऑप्शन मान लेते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू ma। न्यूटन साहब ने कहा था कि आप अगर किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाए तो आपको फोर्स की डायरेक्शन में क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, देयरफॉर फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। ये रहे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। नंबर 1 31, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस चीज के बारे में सब जानते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ मेन कंसेप्ट है, मेन पॉइंट है टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। इफेक्ट ऑफ फोर्स नहीं, ये फर्स्ट सेकंड लॉ में थोड़ा में बता रहे हैं, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ सब के सब में फोर्स के बारे में बता रहे हैं, तो ये तो सब में कॉमन है। एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स, ये भी सब लॉज बता रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेस, तो एक कैसे फोर्सेस है, पैरेलल, एंटी पैरेलल, क्या क्या है, परपेंडिकुलर, जो भी है, लेकिन ये एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस, हमेशा आपको फोर्सेस नेचर में पेयर में मिलेंगे। ये कौन बताया, किसने बताया हमें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 32, थर्मल इक्विलिब्रियम इन एनवायरनमेंट ऑकर्स ड्यू टू, what is thermal equilibrium in simple terms? Thermal equilibrium means when there is no heat flow, then अगर आपने थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव की तो फिर एक जिस्म से दूसरी जिस्म तक, एक जगह से दूसरी जगह तक हीट फ्लो स्टॉप, विल नॉट मूव, देन विल नॉट फ्लो हीट। सो किस वजह से, हीट जनरेशन, नो, आप हीट जनरेट कर रहे हैं लेकिन आपको हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम है, इट इज इन्वायरमेंट, आपने इधर हीट जनरेट की, अब अगर ये हीट बाइक तरफ फ्लो ना करे तो बताए, और अगर ये कंडक्टिंग वॉल्स है,
वॉल्स आर कंडक्टिंग, सपोज अगर आप हीट जनरेट करें और बाहर फ्लो ना करें कंडक्टिंग वॉल्स के जरिए से, तो क्या आपको थर्मल इक्विलिब्रियम मिलेगा? नेवर। हीट डिसिपिएशन, सही है, हीट डिसिपिएट हो गई, लेकिन हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। अगर हीट डिसिपिएट हो सकता है, हीट तो एब्जॉर्ब भी हो सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन फिर सही लग रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, हीट फ्लो, हीट फ्लो मींस ये अंदर से बाहर आ सकता है, बाहर से अंदर जा भी सकती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज हीट फ्लो। व्हेनेवर देयर इज अ हीट फ्लो, अगर आपने हीट फ्लो स्टॉप की तो फिर आपको हर जगह मुख्तलिफ बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं मिलेंगे। अगर आपने हीट, हाँ, एक बॉडी खुद थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकती है। मिसाल, अगर हम इन वॉल्स को नॉन कंडक्टिंग कर दे, इन वॉल्स को नॉन कंडक्टिंग, तो देन दिस बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, ये अलग टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स में, हम इंशाल्लाह आगे जाकर इसको समझने वाले। आई विल अपलोड द वीडियो इंशाल्लाह। सो अगर ये हो सकता है सिंगल बॉडी, लेकिन अगर आप सिस्टम की बात करें, आप एनवायरनमेंट की बात करें, आप डिफरेंट बॉडीज की बात करें, सो देन देयर इज हीट फ्लो। व्हेनेवर देयर इज हीट फ्लो, देन आपको थर्मल इक्विलिब्रियम मिलेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हेनेवर देयर इज हीट फ्लो। क्वेश्चन 33, a second pendulum starts its oscillation from extreme position. आपके पास ये एक पेंडुलम है, लेट्स सपोज दिस इज अ पेंडुलम। ये बोल रहे हैं कि ये सेकंड पेंडुलम है। कौन सा? ये सेकंड पेंडुलम। सब जानते हैं सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 2 सेकंड। सो कह रहे हैं a second pendulum starts its oscillation from extreme position. लेट हम इसको यहां पर इधर डिस्प्लेस किया है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। हमने इसको यहां से लेफ्ट छोड़ दी। सो नाउ इट विल स्टार्ट ऑसिलेशन लाइक दिस। फिर what is the ratio of its amplitude? Amplitude means the maximum displacement, जिसको हम x नॉट बोलते हैं, and displacement, और सपोज यहां तक इसको x मान लेते हैं। Displacement is any distance, while amplitude is the maximum displacement. After 7 seconds, 7 सेकंड के बाद इसका जो एम्पलीट्यूड है और डिस्प्लेसमेंट है, इसके दरमियान क्या रेशो होगी, वो रेशो निकाले इनमें से। तो निकालते हैं। अब टाइम कितने हैं उन्होंने हमें? टाइम इज गिवन 7 सेकंड्स। टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड्स। ये नहीं, जब आप इसको पॉइंट ए से जोड़ते हैं पॉइंट बी तक, सो इट विल मूव फ्रॉम ए टू बी अगेन फ्रॉम बी टू ए इन 2 सेकंड्स। 2 सेकंड तो हो गए। फिर फ्रॉम ए टू बी, फिर से ए, बी टू ए 4 सेकंड्स। फिर फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए फिर 6 सेकंड्स। अब रह गया 1 सेकंड। 6 तो हो गए। 6 सेकंड्स, एक मिनट, 6 सेकंड्स taken to complete 3 vibrations। 1 सेकंड तो रह गया। अब 1 सेकंड के बाद ये बॉडी यहां से आकर यहां तक, ये बॉडी इज नाउ एट पॉइंट बी, पॉइंट बी। सो पॉइंट बी के ऊपर ये तो इसका एम्पलीट्यूड भी है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो अगर हम एम्पलीट्यूड टू डिस्प्लेसमेंट रेशो निकाले तो ये तो दोनों सेम है। सपोज ये भी 2a, लेट ये भी 2a, सो 2/2 कैंसल, तो क्या रह गया? 1/1, यानी 1 रेशो। तो आपको ऑप्शन मिलेगा सी, 1:1 इज द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड टू डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 7 सेकंड्स। ये थे हमारे आज के एमडीके सीरीज के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्शंस के साथ, एमसीक्यूज के साथ, चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर वेव्स। इंशाल्लाह मिलेंगे उस लेक्चर्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।